हेलो एवरीवन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट की सीरीज़ में आज का हमारा लेक्चर है। दिस इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द मसल एनर्जी, या हम कहें मसल मेटाबॉलिज्म। मसल एनर्जी या मसल मेटाबॉलिज्म जो है, ये टॉपिक्स एक ही बात है। अब देखिए, मसल्स जो हैं उसे बहुत एनर्जी चाहिए। क्यों? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हैं, आप जानते हैं जितनी भी मूवमेंट्स हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ मसल्स। तो मसल्स जो मूवमेंट करती हैं उसके लिए उन्हें एनर्जी तो चाहिए, और एनर्जी कहाँ है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो मसल जब रिलैक्स हैं तो थोड़ी सी एटीपी यूज़ करते हैं, लेकिन जब एक्टिविटी मसल्स में ज़्यादा हो जाती है तो मसल्स जो हैं उनके अंदर हाई अमाउंट में एनर्जी यूज़ होती है, और ये एटीपी से मिलती है। कुछ अमाउंट देखिए, आप जानते हैं, आप लास्ट लेक्चर्स में देख भी चुके हैं कि कुछ अमाउंट एटीपी जो है दे हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन साइकिल, और कुछ आपने देखे कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंप करने के लिए, या अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनके लिए हमें एनर्जी चाहिए। एटीपी जो मसल फाइबर में प्रेजेंट हैं वो एक बार कॉन्ट्रैक्शन के लिए इनफ है, लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर लंबे टाइम तक रहता है तो मसल्स को ज़्यादा एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं। अब मसल जो है वो तीन तरीके से एटीपी प्रोडक्शन करता है। फर्स्ट, फ्रॉम द क्रिएटिन फॉस्फेट, सेकेंड इज़ बाय एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, एंड थर्ड इज़ बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें से दिस क्रिएटिन फॉस्फेट वाला प्रोसेस जो है दैट इज़ यूनिक फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। बाकी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस और एरोबिक रेस्पिरेशन हम अदर चैप्टर्स में डिस्कस करते हैं, यहाँ पर हम इनका ब्रीफ ही डिस्कस करेंगे, बट वी विल टेक डिटेल ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट। क्रिएटिन फॉस्फेट जब मसल फाइबर रिलैक्स है, लिसन केयरफुली, तो बहुत एटीपी प्रोड्यूस करेगा, जितना उसको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड है रेस्टिंग स्टेज में, उससे कहीं ज़्यादा। एक्चुअली जो मसल ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है वो किस लिए? क्योंकि उस एटीपी को यूज़ करके, देखिए, ये एटीपी जो है इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू एडीपी, और ये एनर्जी कैप्चर करके, इसी एनर्जी को, जो एनर्जी एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से रिलीज़ होगी, एटीपी के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज़ होगी, उसे क्रिएटिन कैप्चर कर लेगा, और दिस क्रिएटिन विल कन्वर्ट इनटू क्रिएटिन फॉस्फेट। क्रिएटिन फॉस्फेट, व्हाट इज दिस? So please beta learn it. This is an energy rich molecule which is present in the muscle fiber. Do write this thing in your notebooks. This is the energy rich molecule जो कि muscle fiber में present है। और क्या आप जानते हैं कि ये रिएक्शन एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन है? तो मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ, इसके लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड है। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिन काइनेज। दिस एंजाइम इज क्रिएटिन काइनेज, और ये क्रिएटिन काइनेज जो है इसे शॉर्ट में हम CK भी कह सकते हैं। तो ये कैटालाइज ट्रांसफ़र करता है हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप को एटीपी से, किसमें ट्रांसफ़र करता है? क्रिएटिन से, और ये बन जाता है क्रिएटिन से, क्या बन जाता है? क्रिएटिन फॉस्फेट। और अगर आप क्रिएटिन के बारे में जानना चाहें, पहला पॉइंट तो आप लिख चुके हैं, दिस इज़ द हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, एंड द सेकेंड, इट्स एक्चुअली, अगर हम देखें स्ट्रक्चरली, इट्स अ स्मॉल अमाइनो एसिड लाइक मॉलिक्यूल. We are talking about creatine. This is small amino acid like molecule that is synthesized in the liver. ये liver में, kidney में, pancreas में synthesize होता है. So we are talking about creatine. कहाँ कहाँ पर synthesize होता है? तो ये liver में, kidney में and pancreas में, ठीक है, और वहाँ से ये मसल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। क्रिएटिन फॉस्फेट जो है, ऐसा कहा जाता है, इट्स 3 to 6 टाइम मोर पावरफुल फ्रॉम एटीपी दैन एटीपी। एटीपी जो है वो सार्कोप्लाज्म में, लेकिन डायरेक्टली अगर एनर्जी लेनी है तो हमें एटीपी से ही लेनी पड़ेगी। तो देखिए, अब अगर हम रेस्टिंग स्टेज की बात करें, ज़्यादा एटीपी बन गए हैं, तो ज़्यादा एटीपी को आपने क्या किया? उस एटीपी को यूज़ कर लिया, एडीपी बन गए। अब ये एडीपी से दोबारा एटीपी, हम जानते हैं ये तो रेस्पिरेशन से बन जाएगा। तो ये जो क्रिएटिन है, लेकिन इस क्रिएटिन को क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट सिर्फ एटीपी से ही मिल सकता है ये एनर्जी, तो ये क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब मसल एटीपी को कंज्यूम करेगी, तो एटीपी को मसल जब भी कंज्यूम करेगी तो मसल एडीपी प्रोड्यूस करेगी, और क्रिएटिन फॉस्फेट जो है, तब वो क्रिएटिन फॉस्फेट जो आपने स्टोर कर रखे हैं, जो आपकी बॉडी में जमा हुए पड़े हैं, जो आपकी मसल्स में पड़े हैं, उन क्रिएटिन फॉस्फेट से वापस
क्रिएटिन बन जाएगा। उस एनर्जी को कैप्चर करके जो एडीपी बचा हुआ है वो एडीपी एटीपी बना देगा। और आप जानते हैं जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ये एटीपी वापस एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये जो प्रोसेस है दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ये सिर्फ ऐसा है कि मान लीजिए जैसे हमने कहा कि एटीपी जो है, एटीपी ने एनर्जी ली, एटीपी बना, एक्चुअली फॉर्मेशन हुआ एडीपी से ही बना है। अब उसने जैसे मान लीजिए हम रुपीज़ में पैसों को खर्च कर सकते हैं, तो डॉलर में हमने स्टोर कर लिया क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है ना, ये मसल्स में स्टोर हो सकता है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो आपने रुपीज़ में ही खर्चा करना है। आप एक्सपेंस जो है एक्सपेंड कर सकते हैं तो रुपीज़ की फॉर्म में, तो आपको यूज़ तो एटीपी करने पड़ेंगे। तो जब ज़रूरत होगी आप एटीपी को ही कंज्यूम करेंगे, लेकिन क्रिएटिन फॉस्फेट जो है वो एडिशनल एटीपी बनाने में हमारी हेल्प करेगा। सो प्लीज़ गेस दिस थिंग इन योर माइंड्स। Since we talk about the creatine phosphate is actually known as the first source of energy when muscle contraction begins. अदर जो सोर्स हैं जनरेटिंग मैकेनिज्म जो है मसल फाइबर में, जैसे कि एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है या एरोबिक रेस्पिरेशन है, वो थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड लेते हैं। तो क्रिएटिन जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक बात आप और जान लीजिए, क्रिएटिन जो है वो बॉडी के अंदर भी सिंथेसाइज होता है, जैसे कि मैंने कहा लीवर में, किडनी में और पैनक्रियाज में। एंड वी कैन डेराइव फ्रॉम द फूड, लाइक वी कैन डेराइव इट फ्रॉम द मिल्क, रेड मीट से भी मिलता है, सम फिशेस भी उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। एडल्ट नीड टू सिंथेसाइज एंड इंजेस्ट टोटल अमाउंट ऑफ अबाउट 2 ग्राम ऑफ क्रिएटिन डेली टू मेक अप फॉर द यूरिनरी लॉस ऑफ क्रिएटिनिन। अब आपके सामने एक नया वर्ड आया, दैट इज क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन ये डिग्रेडेड है, मतलब कि ये तो हम यूरिन में लॉस्ट करेंगे। द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिन जो है दैट इज कॉल्ड दिस क्रिएटिनिन। ये आप एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ भी लेंगे। सम स्टडीज एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट improved performance from the creatine supplements जो है ड्यूरिंग एक्सप्लोजिव मूवमेंट, जैसे कि रनिंग या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, ऐसी कंडीशन में बॉडी के अंदर क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन भी ज़रूरी होता है। तो आपने अब इन पॉइंट्स को याद रखना है कि क्रिएटिन जो है वो बॉडी के अंदर भी सिंथेसाइज होता है एंड वी कैन ऑब्टेन इट फ्रॉम द आउटसाइड। So, beside this process of creatine phosphate, we are having 2 more processes, like one is anaerobic glycolysis and aerobic respiration. I tried to show you this anaerobic glycolysis. This is actually anaerobic glycolysis. Muscle, you know that कि muscles जो हैं वो ग्लाइकोजन को स्टोर करती हैं, और muscles जो हैं वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके muscles को अवेलेबल भी करवाती हैं, और साथ में ब्लड से भी ग्लूकोज आता है। और ब्लड से जो ग्लूकोज आता है उससे और या मसल के अंदर से जो ग्लूकोज मिले, द ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलाइसिस द प्रोसेस विच अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। क्योंकि इस प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज anaerobic glycolysis. Each molecule of, please mind that, each molecule of glucose catabolized via anaerobic glycolysis, and it yields 2 molecule of lactic acid and 2 molecule of ATP, 2 molecule of lactic acid and 2 molecule of ATP. हाँ, ये ज़रूर है कि पहले पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन बनता है बिकॉज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज एक्चुअली दिस इज पायरुविक एसिड। अब आगे लैक्टिक एसिड का क्या होगा ये हम देखेंगे कोरी एंड कोरी साइकिल में, जो कि आज का ही टॉपिक है। लेकिन इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं द थर्ड प्रोसेस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर सफिशेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरुविक एसिड जो यहाँ पर बना है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में बना है, इट विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया इन द केस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस। माइंड दैट ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो बच्चों ये पायरुविक एसिड जो है बेटा ये मूव करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पर ये एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू कुछ सीरीज ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरिंग रिएक्शन है, जिसे हम क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, जिसे हम प्लांट फिजियोलॉजी के रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। ये जो हैं प्रोड्यूस करते हैं एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। Thus, when oxygen is present, glycolysis and Krebs cycle or ETS, electron transport chain occur. Although aerobic respiration is slower than the anaerobic glycolysis, इससे slower है, but it yield much more ATP. Each molecule of glucose catabolized under aerobic condition कितने ATP yield करता है, तो this is 30 to 32, 30
या 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन या मसल मेटाबॉलिज्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें हमने मेन स्टेप जो मैंने आपको जो ज़्यादा समझाया है वो क्रिएटिन फॉस्फेट, बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन द क्रिएटिन फॉस्फेट, क्योंकि ये मसल्स के लिए एक यूनिक प्रोसेस है। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट. This is Cori cycle. Cories, it was proposed by two scientists, Cori and Cori. Actually, they were husband and wife, so that's why the name is Cori and Cori cycle. Cori and Cori cycle जो है वो 1947 में हाउजे के साथ इन दोनों ने नोबेल प्राइज़ भी शेयर किया था। ये साइकिल होता है मसल और लीवर में कंप्लीट। सो लेट्स डिस्कस कोरी एंड कोरी साइकिल। तो देखिए यहाँ पर हमने बात की है पायरुविक एसिड। देखिए पायरुविक एसिड आपको पता है बेटा कि ये मसल्स के लिए या कहीं पर भी हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट इज़ द पायरुविक एसिड। अब अगर कोई इंसान, कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या एक्सर्शन कर रहा है तो उसकी बॉडी में इनसफिशेंट ऑक्सीजन की वजह से मसल के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये मसल लैक्टिक एसिड जो है इट हैज़ टू डिज़ोल्व, बॉडी में डिज़ोल्व होना ज़रूरी है, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड जो है वो ब्लड के अंदर, मसल से हम बात कर रहे हैं, मसल लैक्टिक एसिड इज़ कैरिड इन द ब्लड, और ब्लड के अंदर लैक्टिक एसिड आने के बाद ब्लड के थ्रू ये लैक्टिक एसिड विल मूव इनटू द लीवर। ये लैक्टिक एसिड कहाँ मूव करेगा? लीवर के अंदर। एंड व्हाट हैपन्स इन द लीवर, द 1/5 पार्ट जितना लैक्टिक एसिड है उसका 1/5 पार्ट ऑफ लैक्टिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू CO2 एंड वाटर, एंड रेस्ट 4/5 पार्ट ऑफ लैक्टिक एसिड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। लीवर के अंदर ही आप जानते हैं लीवर जो है वो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करता है, यस ग्लूकोज से, लेकिन लैक्टिक एसिड से भी जो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करता है। अब ये कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन जो है वो क्या करेगा, ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज रिलीज़ करेगा, और ब्लड ग्लूकोज जो है वो मसल के अंदर जाकर मसल ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो दिस वॉज गिवन बाय कोरी एंड कोरी। मसल ग्लाइकोजन जो है, एंड फाइनली मसल ग्लाइकोजन जब ज़रूरत होगी तो मसल ग्लाइकोजन जो है वो भी लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड में कब कन्वर्ट होगा? जब ग्लूकोज जो है उसका इनसफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। सो दिस इज़ द सेम साइकिल जहाँ से ये साइकिल स्टार्ट हुआ था वहीं से। सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड साइकिल, एंड द प्रपोज बाय कोरी एंड कोरी, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड कोरी साइकिल। तो यहाँ पर हमने ब्लड यूज़ किया, ब्लड के अंदर क्योंकि ब्लड के थ्रू ट्रेवल हो रहा है, यहाँ पर मसल एंड लीवर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच पार्ट्स आर बीइंग इन्वॉल्व, तो अपार्ट फ्रॉम द ब्लड यू हैव टू टेल मसल एंड लीवर, दीज पार्ट्स आर इन्वॉल्व इन द कोरी साइकिल। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो छोटा सा टॉपिक, छोटे छोटे 2 टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन करने हैं। वन इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्थ एंड द सेकेंड इज़ कॉल्ड मसल फैटीग। दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं। अब समझिए, एक्चुअली जब मसल लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, तो इस कॉन्ट्रैक्टेड रहता है मतलब कि आप लंबे समय तक कुछ काम करते हैं तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाती है और ब्लड फ्लो एनहांस करता है ऑक्सीजन डिलीवरी टू द मसल। प्लीज़ लिसन केयरफुली। मसल कॉन्ट्रैक्शन जब स्टॉप हो जाएगा, हैवी ब्रीथिंग तो कंटिन्यू रहेगी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन कंजप्शन भी तो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ज़्यादा काम किया है। तो ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो हमारे नॉर्मल लेवल से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अब इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, आपने कितनी एक्सरसाइज की है। द रिकवरी पीरियड कुछ फ्यू मिनट्स का भी हो सकता है और कुछ आवर्स का भी हो सकता है। अगेन आई विल से कि ये डिपेंड करता है बेटा कि आपने कितनी एक्सरसाइज की है। सो दैट इज़ नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस वर्ड ऑक्सीजन डेप्थ। पहले तो मैंने जर्नल सी बात आपको समझाई। तो सो दिस इज एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिकवरी ऑफ मसल फ्रॉम मसल फैटीग। अभी हम ऑल्दो फैटीग की बात करेंगे। तो ऑक्सीजन डेप्थ क्या है, ये टर्म क्या है, ये रेफ़र कर रही है उस एडेड ऑक्सीजन के बारे में ओवर एंड अबव द रेस्टिंग ऑक्सीजन कंजप्शन। मतलब कि रेस्ट की स्टेज में आप जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करते उससे ज़्यादा ऑक्सीजन जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपकी ऑक्सीजन कंजप्शन जो है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्थ। डेप्थ एक तरह से उधारी भी हम इसे कहते हैं। जैसे कि हम अपने नॉर्मल दिनों में जितना खर्चा करते हैं वो हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, लेकिन कब किसी ओकेज़न के टाइम में व्हेन वी रिक्वायर्ड मोर मनी के कंसर्न में भी हम इसे समझ सकते हैं ना। तो डेप्थ जो होता है, सो दिस इज़ ऑक्सीजन डेप्थ।
ओवर एंड अबव द रेस्टिंग ऑक्सीजन कंजप्शन। ठीक है, ये बॉडी के बाद लेना पड़ता है क्योंकि एक्सरसाइज की है बॉडी की, उस एक्सरसाइज से मतलब वो जो पे बैक है, जो रिकवरी करने के लिए, दिस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इज़ यूज टू एज पे बैक और रीस्टोर मेटाबॉलिक कंडीशन रेस्टिंग लेवल के लिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्ट। नाउ a small but last topic of today, this is muscle fatigue. Muscle fatigue, थकावट, थकना, actually the inability of a muscle to maintain force of contraction, inability of a muscle to maintain force of contraction after long activity, मतलब reduction in the force of contraction, same बात है, ऑफ मसल आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टिमुलेशन, लंबे टाइम तक आपकी मसल कॉन्ट्रैक्टेड रही है, आपने लंबे समय तक काम किया है तो आपकी मसल्स जो हैं वो थक गई हैं, सो दैट रिडक्शन इन द फोर्स, अब वो उतना फोर्स नहीं लगा पा रही हैं। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हैवी डंबल उठा रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि जब आपकी बॉडी जो है उस चीज़ को और ज़्यादा नहीं बियर कर पा रही क्योंकि आपकी बॉडी जो है थकने लग गई है। सो फटीग रिजल्ट मेनली फ्रॉम द चेंज विद इन मसल फाइबर। ऐसा भी होता है इवन एक्चुअल मसल फटीग एक्चुअल मसल फटीग जो है उससे पहले एक आपको थकान महसूस जो होने लग जाती है, पर्सन मे हैव द फीलिंग ऑफ टायर्डनेस एंड द पर्सन मे हैव डिज़ायर टू सीज एक्टिविटी, कि मैं अब बंद कर दूँ ये काम। सो दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड सेंट्रल फटीग। वाई वी कॉल इट सेंट्रल फटीग, क्योंकि इसका कॉज जो है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल फटीग। ऑल्दो मैंने यहाँ डिवाइड नहीं किया है बट प्लीज़ लिसन टू इट दैट सेंट्रल फटीग क्या है, जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी जिस थकान को, जिस फटीग को अनुभव करती है, फील करती है, मतलब जिससे आपको लगता है कि नहीं अब हमें काम रोक देना चाहिए बच्चा, दैट इज़ मसल फटीग, बट दैट इज़ द सेंट्रल मसल फटीग। लेकिन जब आपकी मसल्स काम करना बंद कर देना चाहें, रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मसल आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टिमुलेशन, सो दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल मसल फटीग। सो दीज पॉइंट्स आर वेरी सिंपल बट येट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इन पॉइंट्स को लर्न करें बिकॉज नीट एग्जामिनेशन के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।